हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्वेश्चन दिया है थ्री आइडेंटिकल बिलियर्ड बॉल्स ईच ऑफ मास 1 kg आर प्लेस्ड एज शोन इन फिगर। इस तरीके से रखी है। द अपर बॉल इज स्मूथ। अपर बॉल जो है वो बिल्कुल स्मूथ है। फाइंड मिनिमम कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन लोअर बॉल्स एंड ग्राउंड सो दैट द बॉल्स रिमेन स्टेशनरी। यानी कि जो हमें ये डायग्राम दिख रहा है ऐसा ही रहना चाहिए, इनमें से कोई भी बॉल इधर उधर मूव नहीं करनी चाहिए। स्टूडेंट, इसको समझने का क्या तरीका हो सकता है? अगर मैं डायग्राम में देखूं तो देखो, ये डायग्राम जो मैंने नीचे लिया है, द बिगर वन जो ब्लू कलर में लिया है, यहाँ पे मैं नेमिंग कर देता हूँ। चलो, जो ऊपर वाली बॉल है उसको मैं टी नेमिंग कर देता हूँ, जो लेफ्ट में बॉल है उसको मैं एल लिख देता हूँ, जो राइट में बॉल है उसको मैं आर लिख देता हूँ, और इनके सेंटर की नेमिंग अगर करनी है कर देते हैं। चलो, इसको ए लिख देता हूँ, लेफ्ट वाली बॉल के सेंटर को मैं बी लिख देता हूँ, और जो राइट वाली बॉल है उसके सेंटर को मैं सी लिख देता हूँ। तो ये जो ए बी सी है ये एग्जैक्टली इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है। क्या बन रहा है? ये इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इनके जो इंटरनल एंगल्स होंगे वो 60 60 एंड 60 डिग्री होंगे। ये बात हमें क्लियर है। दूसरी बात, अगर ये 60 60 60 है, ये बात हमें क्लियर है। और ये जो ट्रायंगल बन रहे हैं इनकी जो कोई भी साइड होगी वो कितनी होगी? 2 × r, यानी किसी भी एक बॉल का रेडियस। तो ये तो हमें इस डायग्राम से एकदम क्लियर दिख रहा है। अब बात है कि यहां पे एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखो, लेफ्ट वाली जो बॉल है वो जो फोर्स लगा रही होगी, मैं थोड़ा सा हाईलाइट करके रेड कलर से बता रहा हूं आपको। तो लेफ्ट वाली बॉल है वो टॉप वाली बॉल पे कुछ रिएक्शन फोर्स लगा रही होगी, और जो राइट वाली बॉल है वो भी टॉप पे कुछ कॉन्टैक्ट फोर्स, रिएक्शन भी नहीं बोलूंगा, आई विल कॉल इट कॉन्टैक्ट फोर्स। तो लेफ्ट और राइट वाली बॉल्स टॉप बॉल पे कुछ कॉन्टैक्ट फोर्स लगा रही होंगी। कहां पे? यहां पे और यहां पे। तो उनको मैं ट्रांसफर कर देता हूं एकदम आगे। तो लेफ्ट वाली जो लगा रही होगी उसको मैं ले लेता हूं एन, क्योंकि सिमेट्रिकल कंडीशन है एकदम। तो मैं लेफ्ट ने जो टॉप वाली बॉल पे लगाया है कॉन्टैक्ट फोर्स वो एन है, और जो राइट वाली ने जो टॉप बॉल पे लगाया वो भी एन ले लिया मैंने। ठीक है। अब बात करते हैं एंगल्स की। अगर पूरा एंगल 60 डिग्री है तो सिमेट्री के कारण ये एंगल 30 डिग्री होगा, इधर वाला एंगल भी 30 डिग्री होगा। तो यहां पे लिख देता हूं ये भी 30 डिग्री एंगल होगा और ये भी 30 डिग्री होगा। अब ये जो दो एन लिए हैं, मैं बात कर रहा हूं, मैं फोकस कर रहा हूं टॉप बॉल पे। तो इनके जो इसको जो कॉन्टैक्ट फोर्स मिला है, ये जो एन है और ये जो एन है, इन दोनों के जो वर्टिकल कंपोनेंट आएंगे वो क्या आएंगे? एन कॉस 30 प्लस दूसरे का भी आ जाएगा एन कॉस 30। ये बात हमें एकदम क्लियर है। और जो टॉप बॉल है वो नहीं मूव कर रही, क्योंकि क्वेश्चन में ही बोला है कि बॉल्स रिमेन स्टेशनरी। और टॉप वाली बॉल का जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा उस पर, वो एम जी नीचे की तरफ लग रहा होगा, है ना। एम क्या है? एम 1 kg ऑब्वियसली क्वेश्चन में दिया है, बाद में वैल्यू पुट कर देंगे। एम इज मास ऑफ ईच बॉल, क्योंकि सिमेट्रिकल है ना, सारी बॉल्स हैं तो मास एम ले लिया, इसकी वैल्यू 1 kg हम एन में पुट कर देंगे। अब ध्यान से देखिए, और कंपोनेंट बना लेते हैं टॉप वाली में। टॉप बॉल के अगर हम और कंपोनेंट बनाएंगे तो एक आएगा एन साइन 30 डिग्री लेफ्ट की तरफ, और एक इधर आएगा एन साइन 30 डिग्री। तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे होंगे, और वर्टिकली भी फोर्सेस अगर कैंसिल आउट होने चाहिए क्योंकि इक्विलिब्रियम में रहना है इस टॉप बॉल को, तो उस केस में हम कैसे लिख सकते हैं? ये जो पूरा आपकी जो नेट फोर्स है टॉप बॉल पे अपवर्ड डायरेक्शन में, वो कितना हो जाएगा? 2n cos 30, एंड दैट शुड बी इक्वल टू mg, जो टॉप बॉल का क्या है? वेट है, m इंटू जी। तो यहां से n का आंसर हमारा कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा mg अपॉन 2 cos 30, यानी कि 2 इंटू √3/2। तो n की वैल्यू कितनी आ गई? mg अपॉन √3। ये बात ठीक है, बात एकदम क्लियर है। हमने कोई कंपोनेंट्स में गलती तो नहीं की, हमने एंगल्स भी सही लिए, एवरीथिंग इज परफेक्ट टिल नाउ। अभी तक सब कुछ सही चल रहा है। चलिए, अब मैं फोकस करता हूं लेफ्ट बॉल पे। लेफ्ट बॉल को ही मूव नहीं करना है। तो मैम, एक बात तो बिल्कुल क्लियर है, अगर लेफ्ट ने टॉप बॉल पे एन रिएक्शन लगाया था तो टॉप वाला भी लेफ्ट पे क्या लगाएगा? एन रिएक्शन फोर्स लगाएगा, है ना। एक्शन रिएक्शन होती है ना, तो किसी भी एक को एक्शन मान लो, दूसरे को रिएक्शन मान लो। अगर मैं मानता हूं कि लेफ्ट बॉल ने टॉप बॉल पे एन एक्शन किया था, देखो मैं सर्कल कर रहा हूं पर ध्यान से देखो, ये एन एक्शन किया था, है ना। तो टॉप वाली ने भी जो लेफ्ट बॉल है उस पर एन रिएक्शन दे दिया होगा, वो ये रहा। इसके दो कंपोनेंट बनाते हैं। इसके दो कंपोनेंट क्या बनेंगे? ये एंगल आपका 60 डिग्री आ जाएगा, तो इसका कंपोनेंट आएगा इस तरफ एन cos 60। कितना आ जाएगा ये? थोड़ा सा क्लियरली लिखते हैं इसको ताकि कोई भी कंफ्यूजन
ना आने पाए कॉन्सेप्ट समझने में, ये आ जाएगा आपका n cos 60, और इस नॉर्मल फोर्स का जो बी जो लेफ्ट वाली पे लग रहा है उसका कंपोनेंट आ जाएगा नीचे की तरफ n sin 60। ये बात क्लियर है? थोड़ा सा इरेज करता हूँ यहाँ पे ताकि आपको, इस n को मैं हटा देता हूँ। ये आपको क्लियर है कैसे लग रहा था, कैसे एक्ट कर रहा था? चलिए अब आगे देखते हैं। ये मैं लिख ही देता हूँ यहाँ पे n, ठीक है। अब और क्या लग रहा होगा, लेफ्ट वाली में नीचे की तरफ एक और फोर्स लग रहा होगा जो mg लग रहा होगा। और कौन से फोर्स लग रहे होंगे, यहाँ पे देखो नीचे सरफेस में, मैं हाईलाइट करता हूँ किसी और कलर से। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस सरफेस से, जिस सरफेस पे, जो बॉटम सरफेस है जिसपे लेफ्ट वाली बॉल को रखा हुआ है, वहां से एक रिएक्शन फोर्स मिल रहा होगा जिसको मैं एन डैश ले लेता हूं। तो अब लेफ्ट वाली भी इक्विलिब्रियम में रहनी चाहिए, तो इसके वर्टिकल फोर्सेस में बैलेंस करता हूं। तो वर्टिकल फोर्सेस अगर मैं बैलेंस करता हूं तो वो क्या आएंगे, वो आने वाले हैं एन डैश इक्वल टू एन साइन 60 प्लस एन जी, यही आएंगे ना। देखो मैं डायग्राम में दिखाता हूं, दिस शुड बी इक्वल टू समेशन ऑफ दिस। तो लिख दिया मैंने यहाँ पे, तो ये आ जाएगा √3/2n प्लस एम जी, ये आपकी एन डैश की वैल्यू आ गई है। यहाँ तक तो बात बिल्कुल ठीक है। अब मैं लेफ्ट वाली बॉल को हॉरिजॉन्टली देखता हूँ, तो हॉरिजॉन्टली उस पर कौन सा फोर्स लग रहा है, ध्यान से देखिए, मैं सर्कल कर रहा हूँ यहाँ पे, हाईलाइट कर रहा हूँ n cos 60, बट वो तो मूव नहीं करनी चाहिए। तो इसका मतलब बॉटम सरफेस पे इस तरफ फ्रिक्शन लग जाएगा, स्मॉल एफ लगेगा, नहीं लगेगा? और ये जो स्मॉल एफ है, ये जो फ्रिक्शन लगेगा, दिस इज गोइंग टू बी लेस देन इक्वल टू म्यू इंटू एन डैश, क्योंकि यहां पे देखो फ्रिक्शन है, यहां भी वैल्यू म्यू है, और यहां भी वैल्यू जो राइट वाली बोला वहां पे भी म्यू है, तो लेफ्ट वाली पे हम फोकस कर रहे हैं। तो आई कैन इजिली से कि जो आपका एन cos 60 है दैट शुड बी इक्वल टू फ्रिक्शन, ताकि जो लेफ्ट वाली बॉल है ये इस तरफ, लेफ्ट की तरफ या राइट की तरफ मूव ना करे, है ना। बात क्लियर है? इस तरीके से कोई मूवमेंट इसकी नहीं होनी चाहिए। तो जो n cos 60 है ये, दैट शुड बी इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स, और फ्रिक्शन फोर्स क्या है, लेस देन इक्वल टू म्यू इंटू एन डैश। अब इसको स्टूडेंट्स हमें सॉल्व करना है। कितना आ जाएगा, n cos 60, cos 60 sin 30 हो जाएगा, दिस इज n/2, दिस शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू इंटू एन डैश, और एन डैश की वैल्यू में बच्चे सेकेंड इक्वेशन से पुट करने वाला हूं यहाँ पे, ठीक है। कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, √3/2n प्लस एन जी, ये हमारी इक्वेशन आ गई है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पेज पे इसको सॉल्व करते हैं। n/2 should be less than equal to म्यू √3/2n प्लस एम जी, √3/2n प्लस एम जी। यहां तक स्टूडेंट्स ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। n की वैल्यू इक्वेशन 1 से हम ले सकते हैं mg/√3, मैंने सर्कल किया यहाँ पे देखो, mg/√3, तो उसको पुट करते हैं यहाँ पे, कितनी आ जाएगी, mg/√3 इंटू 2 आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू म्यू, ये कितना आ जाएगा, √3/2, एन की वैल्यू आ जाएगी mg/√3, कैंसल आउट हो गया, प्लस एम जी। बस अब आपको सॉल्व करना है नॉर्मली, और इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। mg/2√3 लेस देन इक्वल टू म्यू, ये कितना आ जाएगा, 1 + 1/2 यानी 3/2 एम जी। ये एम जी कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो हमारा आंसर यहाँ आएगा म्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/3√3। कितना आंसर आ रहा है हमारा यहाँ पे, म्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/3√3। ये बात क्लियर है? तो म्यू की वैल्यू हमें क्या पूछी है क्वेश्चन में, मिनिमम वैल्यू, मिनिमम कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन लोअर बॉल्स एंड ग्राउंड। तो म्यू की वैल्यू या तो इतनी हो सकती है स्टूडेंट्स, या इससे बड़ी हो सकती है। तो म्यू मिनिमम क्या आएगा आपका, म्यू मिनिमम की वैल्यू 1/3√3 हो जाएगी। तो इससे हम अपना ऑप्शन इजिली मार्क कर सकते हैं। देखते हैं कौन सा आंसर आना चाहिए हमारा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, आपको शायद यहाँ पे कहीं ना कहीं कंफ्यूजन हुआ होगा, मैं बता देता हूँ उस क्वेश्चन को, उस कंफ्यूजन को भी मैं क्लियर करता हूँ। कि जो फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ, फ्रिक्शन जो एक्ट कर रहा है दैट इज लेस देन इक्वल टू म्यू एन डैश, है ना। क्योंकि होता क्या है, देखो स्टैटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू होती है, स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू होती है वो 0 से लिमिटिंग फ्रिक्शन यानी कि म्यू इंटू एन के बीच में होती है। तो हमें नहीं पता यहाँ पे कि कितना एक्ट कर रहा है, तो वो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है, ये जो है ये लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, लिमिटिंग
फ्रिक्शन की वैल्यू है। और वी कैन आल्सो से दैट जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है, लिमिटिंग फ्रिक्शन इज व्हाट? इट इज मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग, है ना। अगर आपकी स्टैटिक की अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन लग रहा है तो इसका मतलब स्टैटिक की फाइनल कंडीशन है वो, उसके बाद फिर कंडीशन क्या हो जाएगी? मूवमेंट हो जाएगी। और फिर उस केस में कौन सा फ्रिक्शन एक्ट करने लग जाएगा? काइनेटिक फ्रिक्शन। तो वहां तक तो हमें जाना नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला हुआ है कि सो दैट बॉल्स रिमेन स्टेशनरी, क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। तो आई होप आपको एकदम क्लियर है कि किस तरीके से इसका सोल्यूशन हुआ है। मिनिमम वैल्यू जो म्यू की आई है 1/3√3। अब एक और क्वेश्चन है यहाँ पे कि सर सी के लिए क्या है? बच्चे सी के लिए भी मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूं, देखो डायग्राम में देखो आप, सी के लिए भी सब कुछ वैसे ही सॉल्व होने वाला है जैसे बी के लिए हुआ है। तो ऑब्वियसली सी के लिए भी जो नीचे फ्रिक्शन की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 1/3√3। मिनिमम इतना होना चाहिए, इससे ज्यादा होगा तो बहुत बढ़िया, मिनिमम इतनी वैल्यू होनी चाहिए जो हमने यहाँ पे फाइंड आउट की है। क्लियर? सो आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच।